सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है GS1 पेपर के एनालिसिस 2025 की। ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मेरी एक छोटी सी सलाह है। अगर आप वो बच्चे हैं जो इस साल का मेंस दे रहे हैं तो इट्स ओवर। इस टाइम पे आपको कंप्लीट फोकस अपने ऑप्शनल पे करनी चाहिए एंड आपके कंपलसरी पेपर पे। कंपलसरी पेपर तो जरूर कर लेना, ऑप्शनल आपने पढ़ ही रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अक्सर कंपलसरी पेपर को छोड़ के जाते हैं, कंपलसरी पेपर में ही फेल हो जाते हैं। तो आपकी कॉपी शायद आप कितना भी अच्छा आंसर लिख के आए होगे चेक नहीं होगी, एंड ऑप्शनल तो बहुत अच्छे से करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो 4-5 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लिखते रहना ताकि आपकी राइटिंग स्पीड मेंटेन रहे। ऑल्दो जब आपने ऐसे GS1 GS2 GS3 GS4 लिख लिया है तो ऑटोमेटिकली आपकी आंसर राइटिंग स्पीड अच्छी हो चुकी है। एंड अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस स्ट्रेटजी को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, पेपर समझने की कोशिश करना कि किस तरीके की उनकी डिमांड है। आई विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग थ्रू द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग, एंड चिंता मत करना, प्री मेंस ड्रिल प्रोग्राम में ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज लग सकती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, मैं वो सारी चीज़ें कराऊंगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया फ्री है तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर इट। ये आपको हमारे लाइव सेक्शन में मिल जाएगा एंड अवर ऐप सिविल सर्विसेज विद नीलेश, जहाँ पे उससे रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। GS1 पेपर की थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी से 100 नंबर का सवाल, ठीक है, 1/3 पेपर में आपको बोलता हूँ हमेशा लगभग होता है, इस बार 1/3 से ज़्यादा के सवाल आए हैं। एंड सोसाइटी 75 नंबर का सवाल उन्होंने आ रखा है। तो ये तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं वो है स्पेक्ट्रम, दैट इज फॉर द मॉडर्न इंडिया। लेकिन मॉडर्न इंडिया से इस बार सिर्फ एक सवाल आया 15 नंबर का। इन्होंने एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से सवाल एक्चुअली पूछ लिया और वो भी सीधे 30 नंबर का पूछा। सो देयर वाज इंक्रीज इन द मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार आर्ट एंड कल्चर बाद में करेंगे, नहीं, ये आपको नहीं करना है। दूसरी बात, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वो तो बिल्कुल ही नहीं करते कई सारे बच्चे। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये 30 नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा, क्योंकि 30 और 30 60 60 का स्कोर, दैट इज नियरली 25% ऑफ 250 मार्क्स। एंड अगर आपने 25% मार्क्स के सवालों के साथ मतलब न्याय नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो हमें इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना है कोई भी पेपर। तैयारी अच्छी रखने के लिए, कल की डेट में क्या पता अगर वो बढ़ा दें अगर इसके क्वेश्चन, तो क्या करोगे। तो तैयारी अच्छी रखने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ यू दैट यू मस्ट स्टार्ट गिविंग द टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, और अभी आपके पास वक्त है। तो आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। ये सवाल अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इट इज एन इजी क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता चलूंगा कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने इंटरलिंकिंग की है GS1 से, GS2 से, GS3 से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी ऑल्सो भी टेलिंग कि कोई क्वेश्चन ईजी था या फिर कोई क्वेश्चन एक्चुअली टफ था। अच्छा, पता है क्या है? पेपर देखने के बाद ना बहुत सारे ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे यार पेपर तो बहुत ईजी था, लग रहा था ऐसे ही हम कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो क्वालिटेटिव कंटेंट चाहिए उस लिमिटेड टाइम पे, और वो जो आपको रिप्रोड्यूस करना है जो आपने पढ़ रखा है उसमें से क्वालिटेटिव कंटेंट निकाल के उस कम टाइम पे करना, दैट इज नॉट इजी मेनी टाइम्स, क्योंकि टाइम नहीं होता लिखने का। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक आपके पास वॉशरूम जाने का तक का टाइम नहीं रहता, इतना ज्यादा प्रेस रहता है, ऊपर से बीच में आ जाते हैं गोला भरवाने के लिए। तो पेपर अपने आप में लंबा होता है एंड उसके बाद आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में आपको इन क्वेश्चंस में परफॉर्म करना होता है। तो इट सिंपली मीन्स दैट आपको इस पेपर को अगर सही से हैंडल करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी भी लगेगी और आपकी स्पीड भी लगेगी। कंटेंट तो है ही है, तो ये तीनों अगर आपका होगा तभी आप इस पेपर को सही से कर पाओगे। अच्छा, कई बच्चे स्टार्ट करते समय ना दे स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11 to 20, और कई बच्चे 1 to 20 सीधे जाते हैं, कई बच्चे 15 मार्क का पहले करते हैं, कई बच्चे लास्ट से 20 से बैक जाना शुरू करते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, उस पर हम नहीं जाते। बट द थिंग इज दैट यू नीड द कंटेंट, यू नीड टू नो हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द कंटेंट, और आपको अपनी स्पीड भी कैसे मेंटेन करनी है। ये सारा कुछ हम मेंस ड्रिल प्रोग्राम में करवा रहे हैं जो कि यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, ये एक इजी सवाल था। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी भी करते हो तो भी आपने पढ़ रखा है, मेंस की तैयारी करते हो तो भी आपने पढ़ रखा है, आर्ट एंड कल्चर में तो आप पढ़ते पढ़ते हो। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा सिलेबस से भी था। अगर आप देखेंगे 2014 में सीधे सीधे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पूछ रखा है, टू व्हाट एक्सटेंट दी अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स इनपुट टू दी प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, somehow it is interlinked with the Harappan architecture. The ancient civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia, and Greece in that its culture and tradition has been preserved without a breakdown to the present day. Again, यहाँ पे इसके आर्किटेक्चर से लिंकेज ठीक ठाक है। तो यू हैव टू डिस्कस दी प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट्स लाइक दे वर द सिटीज जो कि ग्रिड पैटर्न पे थी,
ठीक है, तो ये चीज़ें लानी है आपको, सिटाडेल वाली बातें लानी है यहाँ पे आपको। ये बताना है कि देयर वाज द स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग मटेरियल दैट वाज यूज्ड, लाइक बर्न ब्रिक्स यूज होते थे। ठीक है, यही सब तो था। उसके अलावा आपको डिस्कस करना है कि देयर वाज द सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम आल्सो इन द हड़प्पा, लाइक इवन द मोहनजोदारो के जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी, आपको वो सारे एग्जांपल्स लेने हैं। देन रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर, ठीक है, तो देयर वाज अ हाउसेज वर बिल्ड अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करनी है, लाइक ग्रेट बाथ यू नो इन मोहनजोदारो, लाइक देयर आर द ग्रेनरीज जो आपको डिस्कस करनी है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इवन द फोर्टिफिकेशन एंड द डिफेंसेस आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर में ये सारी चीज़ें लिखनी थी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और आर्किटेक्चर का कोई भी सवाल आएगा, मैं आपको ये चीज़ मेंस ड्रिल प्रोग्राम में बिल्कुल सिखाऊंगा कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आपके पास एक थीम रहेगी कि आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, आप लिख पाओ। दैट आई विल बी टीचिंग यू आउट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेंस ड्रिल प्रोग्राम में हम वो चीज़ कवर करा रहे होंगे। अगला सवाल, एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये मेंस के सिलेबस से एक्चुअली है ही नहीं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर द आर्ट फ्रॉम लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम दिस इज मोर अबाउट द रिलीजन। ठीक है, बट द थिंग इज दैट आप प्रीलिम्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो, और इन जनरल हम मेंस में आर्ट एंड कल्चर की तैयारी के समय ये नहीं पढ़ते हैं। हम आर्किटेक्चर होगा पढ़ते भी, टेम्पल्स कैसे थे, टेम्पल्स कैसे बनते थे, गांधार आर्ट एंड ऑल, हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, हम और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बट इन जनरल हम ये चीज नहीं पढ़ते। बट द थिंग इज दैट अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर रखी है, आपने प्रीलिम्स के बारे में नोट्स होकर भी देख रखे, तो हमने चीज डिस्कस कर रखी है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने थोड़ा सा भी ठीक से लाइक मेडिवल इंडिया पढ़ रखा है। अकबर इज फेमस मैन, यू नो, एंड अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे यू हैव टू डिस्कस अबाउट द सुलह कुल, दैट इज द यूनिवर्सल पीस। इबादत खाना के बारे में बात करनी है, दैट वाज हिज रिलीजियस सिंक्रेटिज्म। यू हैव टू डिस्कस अबाउट हिज दीन इलाही कॉन्सेप्ट। ठीक है, he actually went on for the integration of the Hindu tradition, like Hindu sentiments को he basically he married a Hindu princess also. ठीक है, he also got engaged with Zoroastrians and Jainism. So ये सारी चीजें आपको इस पॉइंटर्स में लानी है। और देखो 150 वर्ड्स जब आप लिख रहे हो ना, 150 वर्ड्स में अगर आपने 7 से 8 पॉइंट्स लिख दिए और उसके बाद एक्सप्लेन कर दिया, देन दैट्स द जॉब इज डन। सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप उसमें देखेंगे, ही हैड द टोडरमल, ही हैड द राजा मान सिंह, so they were not only Muslims in his administration. So that shows one thing, that he was tolerant actually. तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन में लानी। तो बट ये मैं बहुत इजी तो नहीं कहूंगा, बट एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। बट हाँ, अगर आपने अपना मेडिवल इंडिया ठीक ठाक से पढ़ रखा है, आपने ल्यूसन भी ठीक से पढ़ रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ये तो तय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। देन द स्कल्पचर्स फिल द चंदेला आर्ट फॉर्म विथ रेजिलिएंट विगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ एलुसिडेट। ठीक है, तो सी चंदेला आर्ट फॉर्म का जब भी नाम आता है, यू विल ऑलवेज फाइंड द खजुराहो। ठीक है, खजुराहो इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये जरूरी होता है पहली चीज। तो ये क्वेश्चन लेकिन फिर भी बहुत इजी नहीं था, इट वाज ऑन ए हार्डर साइड एक्चुअली। जनरली हम जब पढ़ते हैं तो हम चंदेला आर्ट के बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते, हम दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक वी स्टडी अबाउट द गुप्ताज, चोलाज एटसेट्रा। चंदेला नहीं पढ़ते, बट या चंदेला को हम एक ब्रीफ रेफरेंस जरूर देते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये हार्ड हो जाता है, अदरवाइज दिस इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके नोट्स में कितनी चीज़ें आपने मेंशन कर रखी हैं। तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट दोस डायनेमिक आर्ट फॉर्म्स, लाइक द फ्लूइड नेचुरल पोस्चर्स एटसेट्रा। You have to discuss about how they try to integrate it with the erotic imaginary, and there was the liveliness and all. तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। एंड अल्टीमेटली जो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कैन बी इजी इफ यू नो द कीवर्ड्स फॉर द स्कल्पचर्स। जो हम मेंस ड्रिल प्रोग्राम करवा रहे हैं, मैं आपको स्ट्रेट बता दूं, स्कल्पचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, you will be able to do, and ये क्वेश्चन भी easily doable होगा। जब आप लाइक अगला तो हम आर्ट एंड कल्चर पे ही डिस्कस करने वाले, you will find that स्कल्पचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन you will be able to do, so don't worry about that। बट ये क्वेश्चन करंटली अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो 150 वर्ड्स लिखने हैं, हम नॉनसेंस तो लिख नहीं सकते, हमें कंटेंट लिखना है।
कंटेंट के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। अच्छा, कुछ कंटेंट ऐसा होता है ना जो कॉमन होता है, आप उसको कहीं पे भी ले जाके लिख दोगे, कैसे भी स्कल्पचर में लिख के ले जाके लिख दोगे, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट यू विल बी लर्निंग इन द चंदेला। ठीक है। देन हाउ आर द क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी आइलैंड नेशंस, दिस इज रेगुलरली इन न्यूज। इसलिए ये सवाल है, आप अक्सर पढ़ते हैं। अब ये देखो, so they are actually asking the questions on the climate change. They are actually asking the questions on the sea level rise, like bring out the relationship between shrinking Himalayan glacier and symbol of climate change in the Indian subcontinent. तो वो climate change से related सवाल पूछ ही रहे। Examine the status of forest resources in India and resultant impact on climate change. Consequence of climate change on food security in tropical nations. Although ये question directly link up नहीं है इससे, but ये क्वेश्चन एक चीज मेरे को बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज के अलग अलग इंपैक्ट्स अलग अलग वे में अलग अलग जगह पे मुझे पता होना चाहिए। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है भैया, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पानी पिघल रहा है, लाइक सी लेवल राइज हो रहा है, तो बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जिनका एलिवेशन बहुत कम है। लाइक यू हैव दिस मालदीव्स, जिनका टोटल एलिवेशन ही 1.5 मीटर है। अब ऐसे में क्या होगा, मालदीव्स के लिए तो रिपोर्ट आ रखी है भैया 2100 तक तुम खत्म। ठीक है, तो दे विल बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड। अगर सी लेवल राइज करेगा तो जो जिस जहां पे लेवल ही बहुत कम है तो वो तो सबमर्ज कर जाएगा, लोग कहां जाएंगे। तो दे विल बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, so that their existence are being threatened now। उसके चलते ये भी हो रहा है कि जो उनके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, बिकॉज सी वाटर इज द सॉल्ट वाटर, तो अब ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जब वो सॉल्ट वाटर है फ्रेश वाटर में जाएगा तो पानी पीने के लायक नहीं रह जाएगा, खारा पानी थोड़ी पियोगे आप। सो दैट इज अगेन ए प्रॉब्लम। लाइक यू हैव दिस किरीबाती एंड तुलू। ठीक है, सो दे हैव द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, पीने के लिए पानी की दिक्कत है, फ्लडिंग होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, फ्लडिंग होगी तो एग्जिस्टेंस तो उनका थ्रेटन होगा ही ना, दे विल बी स्टॉर्म सर्जेस। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, अब उसका चलते क्या होगा, दे विल बी ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा, दे विल बी लॉस ऑफ, ऑब्वियसली बात है जब ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होगा, फूड सिक्योरिटी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इनका एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं थ्रेटन होगा, क्योंकि आइलैंड्स जो भी हैं अगर लोग ही नहीं होंगे, नहीं रह पाएंगे, तो उस आइलैंड में एग्जिस्टेंस का कोई भी गवर्नमेंट का मतलब ही क्या है। ठीक है, ऑल्दो देयर आर द मेनी ग्लोबल रिस्पॉन्सेज रिलेटेड टू दैट, लाइक क्लाइमेट चेंज होगा में जो चेंजेस हो रहे हैं, वी हैव टू कंट्रोल दैट। लाइक यू हैव दिस पेरिस क्लाइमेट, यू हैव दिस ग्रीन क्लाइमेटिक फंड, यू हैव दिस रेजिलियंस स्ट्रेटेजीज लाइक बिल्डिंग सी वॉल्स फॉर द मालदीव्स, यू हैव लाइक इंडिया भी एक रोल प्ले कर रहा है, यू कैन ब्रिंग इन द CDRI coalition for disaster resilient infrastructure, you can bring the infrastructure for resilient in island states। ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे लाते हो एंड सिट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर आप रिलेवेंस में लेके लिखते हो तो आपके आंसर अच्छे आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये आंसर लिखते समय यू हैव टू ब्रिंग इन अबाउट द जियोग्राफी, मोर ऑफ ए जियोग्राफी एंड नॉट द इन्वायरमेंट वाला चीज। आपको जियोग्राफी पे ज्यादा फोकस रखना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जब भी बात आती है तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस इन्वायरमेंट वाला चीज। तो आपको जियोग्राफी को ध्यान में रखते हुए इस आंसर को लिखना है, नॉट द इन्वायरमेंट वाला थिंग। ऑल्दो इन्वायरमेंट वाली चीज हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो फ्लेवर है वो GS1 वाला होना चाहिए और GS3 वाला नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। सो देयर इज द इंटरमिक्सिंग, GS3 वाला थोड़ा सा पोर्शन GS1 में आ रहा है। तो दिस वाज अ प्रेटी इजियर लेवल क्वेश्चन, अगर आप इसको थोड़ा सा अगर सही वे में सोचेंगे। ठीक है, देन अबाउट दिस नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज, हाउ आर दिस एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया। अब सोच के देखो, नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज आप कहाँ पढ़ते हो, आप इकोनॉमी में पढ़ते हो। सवाल कहाँ पे पूछ रहा है, जियोग्राफी में। लिंकअप किससे, हाउ आर दिस एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया। नॉन फॉर्म सीधा सा मतलब है दे आर इंटरेस्टेड इन दिस माइनिंग, दे आर इंटरेस्टेड इन क्वेरिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। इवन द ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह वाला जो चीज़ है, तो इससे रिलेटेड डेक्कन ट्रैप्स वगैरह पे क्वेश्चन आ रखा है। तो ये सारी चीज़ें लाइक दैट वाज इन PYQ एज वेल, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक सिलेबस, एंड 6th क्लास के NCERT में भी दे रखा है, मैं NCERT ऑलरेडी आपको करवा ही रहे हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ये तो ठीक है, बट दे हैव आस्क्ड अबाउट नॉन फॉर्म प्राइमरी एक्टिविटीज, तो आपको इसके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि माइनिंग प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो दे वोंट बी राइटिंग। तो जिन लोगों ने भी NCERT ठीक से पढ़ रखी है ना, दे विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान था उन बच्चों के लिए जिन्होंने NCERT पढ़ रखी है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते। तो आपको फिर उसके बाद लिंकअप करना पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना यू शुड ब्रेक द पॉइंट्स,
लाइक कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स में क्या क्या चीजें हो रही है, व्हाट काइंड ऑफ नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज आर देयर, ठीक है, सॉल्ट प्रोडक्शन वगैरह भी होता है वहाँ पे, तो यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेचर। हिमालयन एंड माउंटेनियस रीजन्स में क्या चीजें हो रही हैं, देन द पेनिसुलर प्लेटू माइनिंग एंड क्वेरिंग हो रही है, ये चीज आप ला सकते हैं। तो आप रीजन वाइज डिवाइड करके इस क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हो, लाइक इवन इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, तो देयर आर मेनी नॉन फॉर्म प्राइमरी टेरिटरीज जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिस वाज अ प्रेटी इजी क्वेश्चन, इन केस यू हैव द कॉन्सेप्ट्स, यू नो द कॉन्सेप्ट्स वेल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट का पॉइंटर, इकोनॉमिक, इकोनॉमी तो है ही, तो ये GS3, ये GS3, बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये क्या कर रहे हैं, आर यू सीइंग द व्हाट दे आर डूइंग, एक्चुअली दे आर ब्रिंगिंग इन GS3 इन GS1, and when they are bringing the GS3 in GS1, you need to write the answer as per the GS1. अगर आप प्रॉपर इकोनॉमिक्स डिस्कस करने लगोगे यहाँ पे, तो दे आर नॉट गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स, आपको लिंकअप करना पड़ेगा GS1 के साथ। अब देखो GS1 में 2020 में एक सवाल आया था, इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, तो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इज डेवलपमेंट सोलर एनर्जी। तो PYQ इंपॉर्टेंट है, PYQ अगर हमने सही से कर लिया था तो ये क्वेश्चन हम कर पाते हैं। To what factors can the recent dramatic fall in equipment cost and tariff of solar energy be attributed? What implication does the trend have for solar thermal producers and related industry? ठीक है, तो सोलर एनर्जी का सवाल ऑलरेडी आ रखा है। सोलर इज द लाइक यू कैन से, इस टाइम पे सोलर से रिलेटेड जो भी चीज़ आ रही है ना, मतलब दैट वाज आल्सो मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, सोलर से रिलेटेड कोई भी न्यूज है, बी प्रिपेयर्ड, कभी भी दोबारा पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 2026 में भी पूछ लेंगे, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब मेरे को डिस्कस करना है इकोलॉजिकल बेनिफिट भी, इकोनॉमिक बेनिफिट भी, तो यू कैन डिस्कस अबाउट द लाइक, जब भी इकोलॉजिकल की बात आती है तो एक तो भाई हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, एंड इकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, लाइक वी कैन डिस्कस अबाउट द वाटर पॉल्यूशन एंड देन द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, देन वी कैन डिस्कस द रिडक्शन इन द एयर पॉल्यूशन, रिडक्शन इन द लैंड पॉल्यूशन। तो इकोलॉजिकल बेनिफिट में हम चीज़ें कर सकते हैं, सस्टेनेबल लैंड यूज वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। इकोनॉमी में you know, like even the advanced countries, what they are doing, like the Europe, what they are doing, because they want to reduce the dependence upon the Russian oil, Russian gas, so they are also shifting toward the solar energy, ठीक है। so if they are shifting, definitely India should be shifting, क्योंकि like there is the learnings from them also, and we have understood that because solar energy is the future energy, ठीक है। सो इंडिया इस टाइम पे अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसका इंपोर्ट बिल बचेगा, तो दैट इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बिकॉज सोलर सेक्टर अपने आप में बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होगा, देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, अभी तो एक जगह पे प्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद जाता है, तो देयर इज द ट्रांसमिशन कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व, तो वो भी चीज कंट्रोल होगी, और जब ये ग्रो करेगा तो दैट विल ब्रिंग इन द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड एटसेट्रा, एंड देन देयर विल बी स्टेबलाइजिंग पावर कॉस्ट एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इस आंसर में लिखनी है। सो दैट वाज प्रेटी ऑन द लाइक यू कैन से इजी टू मॉडरेट लेवल था, वैसे हम इजी भी कह सकते हैं क्योंकि ये PYQ से बेस्ड था। देखो अगर मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहूँ जो मेन स्टेज प्रोग्राम का हिस्सा भी है, कि अगर आप PYQ अच्छे से कर रहे हो, बिलीव मी, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यूं ही कर ले जाओ, और अगर आपने आधे से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कर लिए तो 110 लाना बहुत बड़ा काम नहीं है GS में, हम ज्यादा भी लाएंगे, बट एक चीज बता रहा हूं कि बहुत कम भी लोगे ना तो 110 तो आप लेके आओगे, प्रोवाइडेड आपने प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिया। मैं क्वेश्चन को लीक से हटकर तभी मानता हूं जब वो प्रीवियस क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है, सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, तब तो बात अलग है। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेट था, आपको करना था। हमेशा हम क्या गलती करते हैं कि हम कोचिंग्स के पेपर्स लगाने लगते हैं, कर लीजिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले अपने UPSC के पेपर्स लगा लीजिए जो ऑलरेडी उन्होंने पूछ रखे। व्हाट आर सुनामी, स्टेट सिलेबस में सी सुनामी, हाउ एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कंसीक्वेंसेस। पहली बात तो सुनामी न्यूज में भी था, दूसरी बात ये आपके ऑलरेडी सिलेबस में भी, अगर आप देखेंगे दे हैव द हैबिट ऑफ आस्किंग की फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड, फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ आइलैंड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो कोई भी फिनोमिना है ना, वॉल्केनिक एक्टिविटी या साइक्लोन या अर्थक्वेक वगैरह, तो दे हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग हाउ आर दे फॉर्म्ड। तो जब भी आप पढ़ें तो कोई भी चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, यू शुड बी नोइंग दैट, यू शुड बी नोइंग विद द रिसेंट एग्जांपल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अब ये एग्जांपल्स आप रिसेंट भी दे सकते हो, ये एग्जांपल्स आप लाइक एक अर्थक्वेक का क्वेश्चन आया था कि गिव मी द रिसेंट एग्जांपल्स, ठीक है, तो आपके कोई पास कोई न्यूज में है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज जो लेटेस्ट एग्जांपल्स अवेलेबल होंगे वो आप देख सकते हो। ऑलवेज प्रिपेयर, जब भी आप इसके कीवर्ड्स वाली चीजें हैं जब भी आप प्रिपेयर करें, ऑलवेज इंक्लूड दी कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, जितने ज्यादा पास के एग्जांपल्स होंगे उतने ज्यादा आपके स्कोर का चांसेस रहेंगे, और अगर वो याद नहीं है तो पुराना तो है ही, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन दैट वाज ए वेरी इजी क्वेश्चन, इसको तो भाई आपको करना था अच्छे से। हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? Urban poverty, when I am talking about the poverty, I am more interested in GS3, that is the inclusivity, inclusive development. Distributive justice against the inclusive development वाला पार्ट है। बट मैं अगर लिखने लगूंगा GS3 मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे। स्मार्ट सिटी जब मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट एज पर अ सोसाइटी वाला प्रोफेसर, क्योंकि सोसाइटी वाला जो प्रोफेसर होगा वो आपकी कॉपी चेक करोगा, इकोनॉमिक्स वाला तो चेक नहीं कर रहा होगा, तो उसे चाहिए सोसाइटी वाले आंसर्स। So you have to bring in that and then you have to write. So this was an easy question. Even then it can be a moderate to difficult question if you don't know how to differentiate between GS1 and GS3 answers. Same question GS1 में आएगा, same question GS2 में आएगा, same question GS3 में आएगा, same question GS4 में आएगा, language change हो जाएगी। That is of the in the case of optional also. जब हम सोशियोलॉजी, जैसे मैं सोशियोलॉजी की कुछ क्लासेस लेता हूँ, तो जब भी मैं सोशियोलॉजी के बारे में कुछ बताता हूँ तो आई ऑलवेज से टू देम कि भैया लैंग्वेज की डिमांड अलग है, चीजें वही रहती हैं, कंटेंट वही रहता है, जीएस का कंटेंट अलग नहीं हो जाएगा सोशियोलॉजी का, बट द वे यू राइट दैट इन द सोशियोलॉजी दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो दिस यू नीड टू इंश्योर दैट लाइक स्मार्ट सिटीज के बारे में हमें डिस्कस करते हैं, वी हैव टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ लाइक दिस अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो स्मार्ट मोबिलिटी, ब्रिंग इन द स्मार्ट पीपल, ब्रिंग इन द लाइक स्मार्ट एनवायरमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट एंड लाइक जो भी आपके कीवर्ड्स दिए हुए हैं यू कैन ब्रिंग इन फ्रॉम द सोसाइटी वाला पोर्शन फ्रॉम द पेपर 1। ठीक है, ब्रिंग इन द वीमेन वाला डेवलपमेंट, ब्रिंग इन समथिंग लाइक जो भी लाइक सबएल्टर्न क्लास वाली जो चीजें हैं वो भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। ठीक है, द इथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस। दिस इज या तो आप इसे GS2 का क्वेश्चन बोल सकते हो या तो एक्चुअली GS4 का क्वेश्चन बोल सकते हो, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन GS1 एंड GS4 वाला आंसर, तो आपको थोड़ा सा इसको अलग वे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जब बात आती है, इंडिया का इंटीग्रेशन विदाउट द फंक्शनिंग ऑफ प्रॉपरली द सिविल सर्विसेज इन इंडिया क्या हो जाता? यू कैन लिंक इट विद द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो, बिकॉज दे वर्क प्रोफेशनली एंड विद द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज वाई भाई सरदार पटेल जी ऐसे ही नहीं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, दे हैव प्रूवन दैट टाइम इमेमोरियल, वो उन्होंने प्रूव किया है। ठीक है, तो आप पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली चीजें ला सकते हैं, आप करंट वाली चीजें ला सकते हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, लाइक हाउ दे आर एक्चुअली सर्विंग फॉर लाइक दिस सोसाइटी, क्योंकि ये क्वेश्चन जाएगा ना आपके सोसाइटी वाले में। तो वॉट एवर द थिंग्स दैट आर मेंशन लाइक रीजनलिज्म के अगेंस्ट में, हाउ दे आर वर्किंग, सेक्युलरिज्म वाली चीजें कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, ये जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसका आंसर बिल्डअप करोगे तो आपके आंसर ज्यादा अच्छे होंगे। ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ऑल दो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू include the content of GS2 in GS1 in such a way that it looks like a society answer. That is important. ये चीज सीखनी है, और ये इस वीडियो में तो मैं नहीं सिखा सकता, मेन स्टेज प्रोग्राम में मैं जरूर सिखाऊं। ठीक है, नाउ डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट ओनली इन एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? तो पहली चीज जब इसने ओनली बोल दिया तो सीधी सी बात है, मेरे दो पर्सपेक्टिव हो गए, जस्टिफाई योर आंसर। तो मुझे एक थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना है, थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेना है, और इसका आंसर ओनली तो नहीं होगा मुझे पता है, बट आपको डू यू थिंक में देना है। अच्छा, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट डू यू थिंक, कि आपका ओपिनियन से उसको मतलब ही नहीं है। अगर आप कुछ अच्छे कीवर्ड्स ला सकते हो, एग्जांपल्स ला सकते हो, किसी की थ्योरी ला सकते हो, देन दैट इज बेटर, अदरवाइज आप अपने वे में कंक्लूड कर सकते हो। तो देयर इज द ब्रांड सेंट्रिक आइडेंटिटी टुडे, देयर इज द एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, ब्रांड सेंट्रिक आइडेंटिटी है। एप्पल आईफोन, पैसा नहीं होगा जेब में, आपको पता है एप्पल आईफोन लाइक जो सबसे गरीब जनता है वो बहुत ज्यादा रखना पसंद करती है, बिकॉज दैट इज हैज बिकम ए स्टेटस सिंबल कि एप्पल का आईफोन रखना है। जॉब मेरी 15,000 की होगी लेकिन मेरे पास फोन 1 लाख का होगा, अरे बट दे वोंट बी बाइंग द बाइक, दे वोंट विल बी बाइंग द एप्पल आईफोन। क्यों? बिकॉज दैट इज द ब्रांड सेंट्रिक आइडेंटिटी, अरे इसके पास आईफोन है। ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग, एंड देयर इज द लाइक ग्लोबल ब्रांड्स जो है, अमेजन है, मैकडोनल्ड्स है, दे हैव एक्चुअली चेंज अवर लाइफस्टाइल, उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर दी। तो पहले हम निकलते थे घर के बाहर, अब नहीं निकलना चाहते। तो देयर इज मटेरियलिज्म, एक्चुअली एक्सेस मटेरियलिज्म इज देयर, उसके पास अच्छे कपड़े, उसके पास अच्छी जीन्स है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन इन अ सोसाइटी जहां पे कंज्यूमिस्ट कल्चर था। कंज्यूमिस्ट कल्चर हैज कम ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन थिंग, दिस इज द होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, वेस्टर्न फास्ट फूड चेन्स, और उसको इंडियनाइज किया जा रहा है। आलू टिक्की बर्गर, मैक आलू टिक्की बर्गर, ठीक है, तो इंडियन टेस्ट के साथ उसको वो किया जा रहा है।
and this has actually led to the even environmental concerns also. फास्ट लाइक फैशन इंडस्ट्री का लाइक फास्ट फैशन वाली जो चीजें हो रही है, तो दैट कार्बन फुटप्रिंट्स होगा पड़ रहे हैं, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो. बट देन ग्लोबलाइजेशन इज not resulting only in an aggressive consumer culture, because we are also getting the access to technology, we are also getting access to knowledge, AI, there is the cultural exchange and hybridization, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हमारा सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, अलग अलग लोगों लाइक विमेन्स हैव गॉट दैट फ्रीडम. कहीं ना कहीं असर है वेस्टर्नाइजेशन का, क्योंकि अवर सोसाइटी इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. हमारी डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस हैज एक्चुअली इंप्रूव, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, उस तरह से इंटरनेट पेनिट्रेट नहीं करता इंडिया में. आप एक चीज सोच के देखिए कि आज की डेट में कुछ भी होता है, लाइक इवन व्हेन द पुलिस एंड दे आर डूइंग द अदरवाइज स्टफ, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दे आर पुटिंग ऑन द ट्विटर. ट्रेन में दिक्कत हो रही है, दे आर पुटिंग ऑन द ट्विटर, दे आर आस्किंग फॉर देयर राइट्स. सो दिस इज नॉट ओनली लाइक दैट इज हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन योर डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस ऑल्सो. यू कैन ब्रिंग दोज पॉइंट्स, बट फ्रॉम अ सोसाइटी पर्सपेक्टिव इटसेल्फ. ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं. दैट इज लाइक ग्लोबलाइजेशन रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन, बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिक अपीयर्स टू स्ट्रेंथन इन इंडियन सोसाइटी. ये समहाउ पीवाईक्यू से बहुत ही ज्यादा लिंक था. देन महात्मा ज्योतिबा राव फुले राइटिंग ऑफ दिस टच ऑलमोस्ट आवर सबअर्बन क्लास. अच्छा, इनके बारे में पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन कितने लोग 250 वर्ड्स के लिए प्रिपेयर रहते हैं, ये बता दो मुझे. दैट वाज द ओनली क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया. एक क्वेश्चन था इकलौता जो मॉडर्न इंडिया से पूछा था ना, और वो भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता जिसपे तुम्हारे पास 250 वर्ड्स में पॉइंट्स नहीं होंगे. तो कैसे लिख सकते थे इसको? आप कंपोनेंट बेस पे डिवाइड कर सकते थे. लाइक फॉर दैट यू शुड नो व्हाट इज दिस सबअर्बन क्लास. So you can discuss about the education for the marginalized, you can discuss about the women empowerment, you can discuss about the struggle against the caste oppression. यही लोग तो थे subaltern. You can discuss even about the advocacy of the peasants and the like workers. और फिर उनका इंटरसेक्शनलिस्ट अप्रोच होकर डिस्कस करते हुए थोड़ा बहुत लिख सकते थे. आई विल बी टीचिंग यू दैट हाउ टू डील विद सच थिंग्स. बेसिकली आई वांट टू से कि इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन अगर देखें तो ये एक हार्ड क्वेश्चन था. इसके आपके पास पॉइंटर्स थे, लेकिन अगर 250 वर्ड्स के लिए रिलेवेंट पॉइंट्स होना, दैट वाज लाइक बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने लाइक मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह का उनका पूरा एकदम प्रॉपर होगा, तभी वो कर पाएंगे. अच्छा, ज्योतिबा राव फुले पे एक सवाल आया, बिकॉज समहाउ दैट वाज इन न्यूज ऑल्सो. एक मूवी बनी थी जिसके ऊपर सेंसर बोर्ड हैज पुट देम इनटू लाइक दिस, और इसलिए डाउट था, मतलब देयर वर चांसेस कि इस पे क्वेश्चन आने थे. तो देयर वाज अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कि भैया सेंसर बोर्ड ऐसी तो किसी भी बात पे सेंसर लगा देते हैं. ठीक है, आई बिलीव दैट इज द मूवी ऑफ अनुराग कश्यप, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज देयर. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी उठा के पूछा है, दे हैव आस्क्ड एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन. ये क्वेश्चन दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम द पोस्ट इंडिपेंडेंस. अब एक चीज यहाँ पे बच्चे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंडिया का कंसोलिडेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी दे कीप ऑन डिस्कसिंग टिल नाउ. कंटेम्पोररी पूछ ही नहीं रहा यार, दे आर आस्किंग अबाउट द डायरेक्ट ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस, क्लियरली मेंशन्ड है, और बोला इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांट देना, पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन. यही लिखना है. दैट वाज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ यू कैन ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू 4 पार्ट्स, तो 250 वर्ड्स है डिवाइडेड बाय 4, 250 लाइक 60-70 वर्ड्स फॉर ईच. 60-70 वर्ड्स में आप 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ज्यादातर बच्चे ये चीज नहीं करते. ब्रेक योर क्वेश्चन इनटू दोज पॉइंटर्स. एंड पीवाईक्यू देख लीजिए, एक्सेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. So this was the point about the political consolidation, objectives of Bhudan and Gramdan, economic consolidation, contribution of Maulana Azad, educational consolidation. सब तो दिया हुआ है पीवाईक्यू में. Analyze the circumstances related to Tashkent agreement. Some point can be done for consolidation in terms of IR. तो अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. तो when you are discussing about the political process of consolidation, you can bring in about the integration of the princely states. Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon, they have actually integrated more than 560 princely states in India. You can bring in about the adoption of a single constitution for every state. There was the democratization of the institutions. तो ये चीज के चलते लाइक आप ये डिस्कस कर सकते हो पॉलिटी के टर्म्स में, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन के टर्म्स में. यू कैन ब्रिंग अबाउट द प्लानिंग वाली चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. लाइक देयर वर 5-year प्लान, प्लानिंग कमीशन वाज देयर, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट दिस व्हाट ड्यूरिंग अर्ली फेज. मैं अभी का डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन उससे मुझे नंबर नहीं मिलेंगे. दैट इज नॉट रेलेवेंट, दैट इज हाईली इररेलेवेंट. तो इररेलेवेंट कंटेंट के नंबर नहीं मिलते. यू कैन ब्रिंग इन अबाउट द एग्रीरियन रिफॉर्म्स, यू कैन ब्रिंग इन अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पब्लिक सेक्टर,
Then you can go on for this this educational consolidation, like expansion of the access. There is language and culture. There is scientific and research institution, and then the international relation like non-alignment policy, रीजनल एंड ग्लोबल रोल, एंड देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ आप डिस्कस करते हुए आप लिख सकते हो, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाज एक्चुअली प्रेटी मच, अगर आप थोड़ा सा इसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हो तो दैट वाज एन इजी क्वेश्चन. अदरवाइज फॉर सम इट इज मॉडरेट, सम इट इज टफ, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस पे कितना ध्यान से पढ़ा है. अगर आपने हमारे नोट्स भी पढ़ रखे थे ना पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले जो मैंने दे रखे थे आपको चैनल पे, तो आप ये क्वेश्चन कर लेती. ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, हम जब मेंस ड्रिल प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा आपको. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज इंड्यूरिंग रेलेवेंस टू दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं ना, दैट इज दिस रिलेटेड टू दी वर्ल्ड हिस्ट्री वाला ही सवाल है. तो अभी देखो स्टेट सवाल पूछ लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम जरूर पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हम जरूर पढ़ते हैं. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा. 2019 में एक पीवाईक्यू आया था, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सेम क्वेश्चन रिपीटेड, यहाँ पे अमेरिकन का और फ्रेंच का पूछा था, यहाँ पे केवल फ्रेंच का पूछ लिया. 2019 का स्ट्रेट क्वेश्चन है ये, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया था इसके क्वेश्चन के लिए कुछ सोचना ही नहीं था. तो दिस इज हाईली रिलेवेंट क्वेश्चन यार. प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, आप पाएंगे आप हर क्वेश्चन में लगभग प्रीवियस क्वेश्चन का रिलेवेंस है. यू कांट इग्नोर द प्रीवियस क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज वाई जो हमने एज प्रोग्राम करा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन को बेसिस बनाया है, बिकॉज दे एक्चुअली गाइड यू कि कहां तक पढ़ना है. तो इंड्यूरिंग पॉलिटिकल रेलेवेंस आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की देखेंगे तो लाइक देयर इज द पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म वाली चीजें आ जाती हैं. लिबर्टी की जो हम बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं. कहां से आ रहा है सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से? आप ये डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन ब्रिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इकोनॉमिक रेलेवेंस ऑल्सो, लाइक देयर इज द राइज ऑफ बुर्जुआ एंड कैपिटलिज्म, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देयर इज द लैंड रिफॉर्म्स जो कि यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मार्केट रिफॉर्म्स डिस्कस कर सकते हैं. सोशल रिलेवेंस डिस्कस कर सकते हैं, लाइक देयर वाज द एबॉलिशन ऑफ द फ्यूडलिज्म. देयर इज द प्रमोशन ऑफ दिस, लाइक लेट्स से इक्वालिटी एंड सिटीजनशिप. देयर इज द रोल ऑफ वुमेन एंड दिस सोशल मूवमेंट. तो वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी वुमेन्स का रोल बढ़ रहा है धीमे धीमे. ठीक है, तो ये चीज अगर डिस्कस करके रखोगे एंड देन यू कैन डिस्कस अबाउट लाइक ग्लोबल एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस में भी आप ये चीज ला सकते हो. नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट की बात कर सकते हो. रिवोल्यूशन की बात कर ही सकते हो बिकॉज दैट वाज ओवरथ्रो ऑफ द मोनार्की ओवर देयर. यू कैन ब्रिंग अबाउट द यूनिवर्सलिज्म ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड इवन देन आप जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशन के चलते लाइक देयर वर द चेंजेस, लाइक थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा था, वो भी आप यहाँ पे ला सकते हो. इनलाइटनमेंट जो एक्चुअली पूरा यूरोप को ही वो असर कर रहा था, बट समहाउ फ्रेंच रिवोल्यूशन हैज अ की रोल ओवर देयर. ठीक है, तो ये चीज़ है बस. तो दैट वाज प्रीटी इजी क्वेश्चन बिकॉज स्टेट था. Give a geographical explanation of the distribution of offshore oil reserve of the world. How they are different from onshore access on the oil reserve. अच्छा, कभी भी आप पढ़ते हो ना की रिसोर्सेज, ये की रिसोर्सेज में आप ऑयल, कोल एंड गैस, नेचुरल गैस स्पेस, ये दो तीन चार चीजें जरूर पढ़ते हो. और ये पढ़ते हो आप इंडिया के लेवल पे भी, ये पढ़ते हो आप वर्ल्ड के लेवल पे भी. और जब ऑयल की बात करो तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट दी ऑफशोर एंड ऑनशोर, और ये वहीं से स्टेट सिलेबस से निकला हुआ क्वेश्चन है. तो इस सिलेबस से स्टेट इंटरप्रेटेड क्वेश्चन है, तो अगर इसको आपने नहीं तैयार किया तो समहाउ कहीं ना कहीं आपके नोट्स में कमी है. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरली लोकेटेड नियर टू क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया, particularly in many developing countries. Explain its implication. Somehow it is linked. Discuss the multidimensional implication of uneven distribution of mineral oil in the world. Somehow it is linked. तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे. दैट वाज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड आपने सिलेबस को अच्छे से समझा है एंड आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है. सो प्रीवियस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. यू कुड हैव डन इजीली, यू कुड हैव अ राइट कंटेंट फॉर दिस क्वेश्चन प्रोवाइडेड आपने आंसर प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रखा. वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग. तो आप इसके जियोलॉजिकल अकरेंस वाइज बात कर सकते हो. एक्सप्लोरेशन एंड टेक्निक्स चेंज हो जाती है जब हम ऑन शोर पे लाइक हम ये चीज़ें करते हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं. एंड जब हम ऑफ शोर करते हैं तो टेक्निक्स अलग होती हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी देखना होता है. लाइक ऑन शोर में दैट इज रिलेटिवली चीपर, वहाँ पे भैया थोड़ा महंगा होता है. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स बी इफेक्टिवली यूज्ड अलोंग विद जीआईएस एंड दिस टेक्निक इन लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग. अच्छा, इस क्वेश्चन को ना, ये क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. आर्टिफिशियल, कई बच्चों ने क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प करता है इसमें, ड्रोन्स कैसे हेल्प करता है इसमें. ठीक है, बट दिस इज नॉट आस्किंग, दिस इज आस्किंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन बी इफेक्टिवली यूज्ड अलोंग विद जीआईएस
artificial intelligence and drones be effectively used with remote sensing techniques, and then you have to building the answer. ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स में आपको इस क्वेश्चन को करना है, आपको एक क्वेश्चन ब्रेक डाउन करने आना चाहिए. इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, यू वोंट बी गेटिंग द वेरी गुड मार्क्स. क्वेश्चन को एक चीज हमेशा याद रखना, जब जब आप ब्रेक डाउन कर पाए हो तब तब आप अच्छे मार्क्स लिख पाए हो. सो अब एक चीज ये देख लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कहां पढ़ते हो? आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो. ठीक है, जीआईएस एंड आरएस टेक्निक्स कहां पढ़ते हो? आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो. पूछ कहां पे रहा है? जीएस 1. तो मुझे इसको इस हिसाब से पढ़ना होगा कि भाई मैं या तो ज्योग्राफी वाला आंसर लिख दूं, दैट आई हैव टू डू, एंड या फिर मैं सोसाइटी वाइज लिख दूं, बिकॉज डेवलपमेंटल इश्यूज में भी आ जाएगा और ज्योग्राफिकल फीचर्स वाली चीजों में भी आ जाएगा. तो दोनों जगह को ध्यान में रखते हुए मैं इंटरमिक्सिंग करके लिख सकता हूँ, बट मुझे जीएस 1 को ध्यान में रखते हुए लिखना है. जीएस 3 वाली चीजें मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे ला सकता हूँ. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इट वाज अ टफ क्वेश्चन, या आई वुड कंसीडर इट एज एन हार्डर क्वेश्चन, ऑल्दो दैट इज एक्सपेक्टेड कि अगर आप ठीक से 1200 फेलो हैं तो आप इसको ठीक से पढ़ रहे हैं. नाउ डिस्कस हाउ द चेंजेस इन द शेप एंड साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन ऑफ द प्लैनेट टेक प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल मासेस. ये चीज है. तो आपको ये डिस्कस करना है कि जैसे जो भी लाइक इनमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दे हाउ इट इज टेकिंग प्लेस. ये आपका सीधा सीधा 11th क्लास की एनसीईआरटी से. What do you understand by the theory of continental drift? Discuss the prominent evidence in its support. Somehow it is linked directly with this. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, पीवाईक्यू से रिलेटेड है, 11th एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है. तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ऑल. सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको आंसर लिख सकते हैं. तो दैट वाज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन बिकॉज दैट वाज स्ट्रेट फ्रॉम द सिलेबस. अब इन क्वेश्चंस को भी नहीं करोगे जो सिलेबस से स्ट्रेट आ रहे हैं, तब तो भैया दिक्कत है. Discuss the distribution and density of population of Ganga river basin with a special reference to land, soil and water resources. On the first go, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये इजी क्वेश्चन लगेगा, बट दैट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली एन हार्ड क्वेश्चन. इसके लिए अलग से मेहनत करनी है. पहली चीज पॉपुलेशन ठीक है हमारे सिलेबस में, बट इस तरह से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. और इन्होंने बोला है कि भैया तुम ज्यादा रेफरेंस होगा के चक्कर में मत पढ़ना, मुझे बताना कि हाउ दिस इज लिंक्ड विद द लैंड, how this is linked with the soil, how this is linked with the water resources. So basically I am interested in 80 words on this land, 80 words on this soil and 80 words on this water resources, and ultimately कुछ अगर आप कंक्लूजन वगैरह देना चाहते हो तो लैंड रिसोर्सेज की बात कर लें, लाइक यू हैव दिस एलुवियल प्लेन्स वगैरह जो हैं. अब वहां पे दैट एक फ्लैट टेरेन होती है, जब फ्लैट टेरेन होती है तो एग्रीकल्चर होगा के लिए आसान होता है, लाइक यू कैन रिलेटिवली लाइक यू कैन से कि आप सेटल हो सकते हैं, तो समथिंग लाइक दैट आप वहाँ पे पॉइंट्स ला सकते हो. तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे वास्ट एलुवियल प्लेन होगा वहाँ पे जनता ज़्यादा होगी. सॉइल रिसोर्सेज के बारे में बात कर लें तो ऑब्वियसली बात है लाइक एलुवियल सॉइल्स वगैरह हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप लाइक यू कैन ग्रो द थिंग्स दैट आर द फर्टाइल बिकॉज दैट इज विल बी प्रोवाइडिंग द फर्टाइल लैंड, फर्टाइल सॉइल. तो क्रॉप्स लाइक राइस व्हीट वगैरह उगाई जाती है. देन द वाटर रिसोर्सेज लाइक गंगा और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दे प्रोवाइड द पेरिनियल वाटर सप्लाई. ठीक है, इरिगेशन, नेविगेशन, फिशिंग वगैरह में सब में ये हेल्प करता है. तो समथिंग लाइक दैट इसको लाते हुए, और जब क्योंकि वो सारी चीज वो हेल्प करेगा तो दैट विल लीड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पीपल विल कम एंड सेटल ओवर. तो इसको अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे. यू नीड टू नो हाउ टू ब्रेक डाउन इन द क्वेश्चन इनटू द कंपोनेंट्स. ये चीज हम सीखेंगे. ठीक है, how do you account for the growing fast food industries given that there is increased health concerns in the society? So this question is saying कि भैया लोगों को पता है तुम बीमार पड़ोगे, फिर भी देयर इज द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री. व्हाई? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? व्हाट इलस्ट्रेट योर आंसर? ये सीधा सीधा क्वेश्चन. तो द सिंपल सी चीजें इसका जो कंसर्न है दैट इज एक्चुअली कंज्यूमरिज्म. टोटल कंज्यूमरिज्म का रीजन है इसके पीछे. ठीक है, लोगों को पता है कि फास्ट फूड नुकसान करता है, आप इसको डेली सुनते होंगे कि मैक बर्गर हुआ मत खाओ, लेकिन आप खाते हो. तो दैट इज एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन इफ यू हैव रेड द सोसाइटी प्रॉपर्ली, और कंज्यूमरिस्ट कल्चर के बारे में आपको थोड़ा सा पता है. तो देयर इज द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट्स, लाइक बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, फ्रेंच फ्राइज खाना, नहीं खाए तो बीमार पड़ गए, एंड दैट इज बिकमिंग अ सोशल सर्कल. लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं लोगों के, लाइक यूथ डेमोग्राफी का चेंजिंग, दे लव स्पेंडिंग द टाइम इन मैकडोनल्ड्स. ठीक है, एंड इनकम बढ़ रही है लोगों की, तो ऑब्वियस सी बात है दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, अरे तुमने मैगडी का नहीं खाया,
बहुत बेकार इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, तुमने मैकडी का बर्गर नहीं खाया, आलू टिक्की बर्गर, यू हैव नॉट ईटन, व्हाट। तो समथिंग लाइक दैट आपको इसमें मेंशन करना है, मतलब ये मत लिख देना यार, नंबर नहीं मिलेंगे। दैट आई वांट टू से कि आपको कंज्यूमर्स कल्चर अगर आप समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते थे। लाइक देयर इज द वेस्टर्नाइजेशन ऑफ दैट, ग्लोबल ब्रांड एक्सपेंशन है, सो पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग देमसेल्फ। लाइक डोमिनोज, हेल्दी फूड खाना है, कहाँ जाना है, सबवे जाना, बर्गर किंग आ गए। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है लोगों को, आजकल फूड फूड ब्लॉगर्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड इन्होंने भी लोगों के अकॉर्डिंग दे हैव अडेप्टेड टू द लोकल टेस्ट। जैसे मैकडी का जो बर्गर है, दैट इज नॉट द आलू टिक्की बर्गर, वो फॉरेन में आलू टिक्की बर्गर नहीं चलता, इंडिया में मैक आलू का आलू टिक्की बर्गर चलता है, ठीक है। सो दे हैव एक्चुअली लोकलाइज देयर मेन्यू। डोमिनोज ये पनीर पिज्जा आपको ऑफर करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग, अब इंडियंस के अंदर क्या है ना, कि वेजिटेरियन है तो हमें कुछ अच्छा खाना है, तो हम क्या बोलते हैं, पनीर वाला खाना है, यही तो बोलते हैं। घर पे क्या होता है, अरे मम्मी, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप कुछ और खाओगे, प्रॉन्स होगा खाओगे, चिकन खाओगे, मटन खाओगे, बाकी चीजें खाओगे। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको स्पेशल खाना होता है, तो आपके घर पे क्या बनता है, पनीर बनता है, मशरूम बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मशरूम नहीं खाते तो दे ईट पनीर। तो यू, अब पिज्जा पे अगर मेरे को पनीर मिल गया तो मेरे लिए ओ माय गॉड आई एम ईटिंग द पनीर। वो अलग बात है कि वो प्योर पनीर होगा कि भैया पाम ऑयल वाला पनीर होगा, भगवान ही जाने, ठीक है। एंड देन कुछ इनोवेशंस भी हो रहे हैं, लाइक वी हैव दिस स्विगी, वी हैव दिस जोमेटो, लाइक तो देयर इज इजी एक्सेसिबिलिटी, घर बैठे बैठे यार मैं खुद मंगा लेता हूँ कई बार, नहीं मंगाना चाहिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट कभी कभी भूख लगती है, मन नहीं होता बाहर जाने का। तो यू एक्चुअली दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दे हैव एक्चुअली, पीपल, लोगों को मन ही नहीं कर रहा कुछ, और जब इंसान अकेले होता है ना, मन करता है कुछ खा ले। तो दैट इज वाई दिस फास्ट फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एक्चुअली। तो अगर आप ये चीज उस तरह से लिंकअप कर पाते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन वाज बहुत टफ तो नहीं था। अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ with emphasis on environmental protection could come in conflict with poor people need in a country like India. At the first go, this question seems easy, but this is not a very easy question. पहली चीज, they have actually picked up the themes from the GS3. पॉवर्टी भी GS3 की प्रॉपर थीम है, सस्टेनेबल ग्रोथ भी GS3 की थीम है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी GS3 की ही थीम है, ठीक है। तो अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, और ऐसी सस्टेनेबल ग्रोथ जहां पे हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे इंफेसाइज कर रहे हैं, ये लोगों की इंटरेस्ट, जो गरीब लोग हैं, जनता है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करेगा, ये मेरे को जस्टिफाई कर। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का इनिशियल इंस्टॉलेशन भले ही गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को। व्हाट अबाउट द टेक्नोलॉजी आफ्टर दैट, अगर कोई चीज खराबी आती है तो समहाउ दे नीड द चीपर एनर्जी। अब उनको चाहिए कि दे नीड टू द राइट टू बर्न, ठीक है। तो दे वांट दैट राइट, बट द थिंग इज दैट अगर मेरे को क्लीनर एनर्जी चाहिए तो इनिशियल तो इसका खर्चा ज्यादा है। लाइक देयर इज, लाइक आपको जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इंडिया में आ रहे हैं, दे आर लाइक, वहां पे बहुत पैसे लग रहे हैं, महंगे आते हैं, पेट्रोल की गाड़ी सस्ती है। सो देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग जहां पे चीजें एक्चुअली महंगी है, गरीब जनता नहीं पे वो कर सकती। लेकिन अब सडनली अगर हमने बोल दिया कि भैया बायोमास नहीं बंद कर सकते, जेल में डाल देंगे, तो वो उनके इंटरेस्ट का अगेंस्ट में आ जाएगा, विदाउट प्रोवाइडिंग देम द अल्टरनेटिव, सेइंग दैट दिस इज गुड, या दैट इज गुड, फाइन, प्रोवाइड अस द मनी डूड, दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। तो बोल देना, रूल बना देना, लेकिन फिर वही होता है ना कि इम्पोज कर देना उसके ऊपर, और उसके पास तो मौका ही नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है। सो देयर द एनर्जी नीड्स, देयर आर द क्लाइमेटिक गोल्स, बट देन पीपल आर देयर हु कैन नॉट अफोर्ड दोज स्टफ। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉवर्टी को मैनेज करना है, साथ ही साथ अगर एनवायरमेंट को मैनेज करना है तो सम हाउ यू नीड टू इन्वेस्ट, एंड लोगों को उनके राइट्स और अवेयरनेस दोनों देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू राइट दिस with definitely on a societal perspective, not on the basis of what is GS3 perspective. Then does tribal development in India center around 2 axes, those of displacement and those of the rehabilitation? Give your opinion. ट्राइबल वाला क्वेश्चन पहले भी आ रखा है GS1 में। ट्राइबल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्राइबल के बारे में जो लाइफस्टाइल हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियो के स्टूडेंट है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, एंथ्रो के स्टूडेंट है आप तो भी इस क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आराम से। लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ रखा है ना, आपको पता है कि ट्राइबल्स का, दे आर आस्किंग, ट्राइबल्स का जो मेन इशू यही आता है कि दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड बट दे आर नॉट बीइंग रिहेबिलिटेड। रिहेबिलिटेड इट लुक्स गुड ऑन द पेपर, दैट बट दैट इज नॉट डन।
इंडिया में पॉलिसीज़ की कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत भारी कमी है। तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं, लार्ज डैम्स आते हैं, एंड दे हैव डिस्प्लेस्ड मैनी ऑफ देम, मिलियंस ऑफ ट्राइबल्स। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, हीराकुद डैम, तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनको रिहेबिलिट उस तरह से नहीं कराया जाता। दैट इज गुड ऑन द रिकॉर्ड्स, बट उस तरह से नहीं कराया जाता। दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। फॉरेस्ट में हमने रूल बना दी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट दे समहाउ एक प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, ट्राइबल्स को हटा दिया वहां से। दैट इज द नेशनल पार्क, ट्राइबल्स रहेंगे तो कैसे चलेगा काम? So there are the things like there's this large scale displacement of the tribals and rehabilitation. Like we have this national education, national rehabilitation and resettlement policy 2007। तो कंपनसेशन की बात होती है, बट डू यू रियली थिंक कि वो कंपनसेशन आपके पास रिकॉर्ड नहीं है? हम कैसे माने कि आप पहले टाइम से रहते हैं? बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती हैं जहाँ पे वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। तो देयर दैट इज द इशू दैट दे आर फेसिंग। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है और फिर डेफिनेटली एक वे फॉरवर्ड जरूर देना है कि चीज़ें क्या हैं। तो अगर आप इस पेपर को देखेंगे ना, लाइक इफ़ यू आस्क मी व्हाट काइंड ऑफ पेपर वाज दैट, तो आई वुड से इजी तो नहीं था बिल्कुल भी। दिस पेपर वाज मॉडरेट टू द टफ साइड, ये बात फैक्ट है। बट दैट वाज, दिस पेपर वाज डूएबल ऑल्सो, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू बिल्ड अप योर कंपोनेंट्स। अगर आप इन क्वेश्चंस को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो। दूसरी बात, यू नो हाउ टू यूज द कंट्रोल्स ऑफ GS2, 3 एंड 4। इसका कंटेंट को अगर आप ये जानना मतलब जानते हो कि GS1 के कंटेंट में कन्वर्ट कैसे करना है, तो आपके लिए पेपर इतना भी मुश्किल भी नहीं था। बट ये आपको टेक्निक आनी चाहिए, एंड वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन द मेंस ड्रिल प्रोग्राम फॉर दैट। ठीक है। दूसरा पेपर जो चीज हम देख सकते हैं कि उन्होंने आइसोलेशन में क्वेश्चंस पूछे ही नहीं है। देयर इज नो आइसोलेशन इन दैट। तीसरी चीज हम देख सकते हैं, यू कांट इग्नोर एनीथिंग, यू कांट इग्नोर द क्वेश्चन, यू कांट इग्नोर द सब्जेक्ट्स एक्चुअली। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस छोड़ देंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ देंगे, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देंगे, तो आप गलती करोगे। मॉडर्न इंडिया पढ़ते रह जाओगे, आपके नंबर कट जाएंगे। तो यू हैव टू, इफ यू आर रीडिंग हिस्ट्री, यू हैव टू रीड कंप्लीट हिस्ट्री। ये चीज आपको ध्यान रखना। चौथी चीज, दिस पेपर ऑल्सो शोज दैट यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन योर आंसर राइटिंग। मेंस ड्रिल प्रोग्राम में हम यही सीखा ना, आंसर राइटिंग को आपको बहुत अच्छे से, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। देखो यार, पेपर ऐसा था ना जिस जहाँ पे कंटेंट सबके पास नहीं था। आई नो कंटेंट तो सबके पास नहीं था, लेकिन ये पेपर ऐसा भी था कि अगर आपके पास ठीक ठाक कंटेंट है तो आप इस पेपर को अप्रोच अच्छे से कर सकते हो। यू कैन गेट इजिली 110 से लेके 130 तक, अगर आपको थोड़ा सा भी अपने कंटेंट को रीऑर्गेनाइज करके लिखने आता। तो ये चीज़ें हैं, एंड बाकी मिलते हैं आपसे फिर अगले पेपर के एनालिसिस में। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आप में से जितने भी बच्चे हैं अगर मेंस ड्रिल प्रोग्राम का नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इस चैनल के सेक्शन में, लाइव सेक्शन में मेंस ड्रिल प्रोग्राम करा रहे हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट GS कराई जाए। जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट, दैट विल हेल्प यू इमेंसली फॉर द मेन। आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा मेंस के लिए, एंड यू विल बी एबल टू राइट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।